हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल्स इंस्पायरिंग पर। तो सबसे पहले मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं कि दरअसल हमारी जो टीम है, हमारी पूरी टीम ने अभी है डिसाइड किया है कि हम शाम को जो पॉलिटी की क्लास करते थे, अब हम उस पॉलिटी की क्लास में पॉलिटी के साथ साथ कुछ अदर सब्जेक्ट्स को भी जोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भी हम लोगों ने यह डिसाइड करा है कि हम अभी पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक्स को भी कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हफ्ते में अब कुछ दिन पॉलिटी की क्लास हुआ करेंगी तो कुछ दिन अब इको की क्लासेस भी उसके साथ साथ हुआ करेगी। तो हमें उम्मीद है कि हाँ, अब आपके दो सब्जेक्ट एक साथ साथ कंटिन्यू रहेंगे, जिससे आपका फ्लो अच्छे से मेंटेन रहेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते ना बोर हो जाते हैं, हम बार बार यही सुनते रहते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संवैधानिक पद, संविधान, संवैधानिक प्रावधान। तो थोड़ा सा क्या होता है कि सब्जेक्ट जब मिक्स हो जाते हैं तो हमें नई नई टर्म समझने को मिलती है। तो जिससे क्या होता है, हमारा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है और हमारी क्लासेस का फ्लो बना रहता है और अच्छे से हम पढ़ते रहते हैं। तो आज की हमारी क्लास इकोनॉमिक्स से संबंधित है। आज हम इकोनॉमिक्स के एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मार्केट को समझने वाले हैं। दरअसल अमूमन यह देखा गया है कि मार्केट से जुड़े हुए प्रश्न सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं। फिर वह परीक्षा किसी भी लेवल की हो यह मायने नहीं रखता है, एसएससी की परीक्षाओं में आते रहते हैं, बैंकिंग में भी आते रहते हैं और यूपीएससी में भी आते रहते हैं। तो सभी जगहों पर मार्केट से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम मार्केट के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। और मार्केट के जो टाइप्स होते हैं चारों, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार, इन चारों प्रकारों को भी आज की क्लास में हम ठीक से समझेंगे। तो अगर आप भी इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं बाजार के बारे में। देखो, बाजार से तो सभी परिचित हैं, मार्केट से सभी परिचित है, सभी जानते हैं कि बाजार क्या होता है, मार्केट क्या होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको, बहुत सारे लोग जो होते हैं वह इसको एक परिभाषित रूप नहीं दे पाते। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि परिभाषा के रूप में मार्केट क्या कहा जाता है, बाजार होता क्या है। ठीक है, तो साधारण शब्दों में हम यह समझते हैं कि बाजार से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है, यानी कि मार्केट क्या है, मार्केट एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, जहां पर विक्रेता और क्रेता परस्पर वस्तुओं की बिक्री व खरीद के लिए संपर्क में आते हैं। यानी कि बाजार से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जहां वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री व खरीद के लिए विक्रेता व क्रेता परस्पर संपर्क स्थापित करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हम अमूमन अगर हम प्रैक्टिकली रूप से भी समझें तो हम लोग बाजार में करते क्या है, बाजार में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वह लोग होते हैं जो अपनी वस्तुएं बेच रहे होते हैं और दूसरे वह लोग होते हैं जो वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। जो वस्तुएं बेचता है उसको विक्रेता कहा जाता है और जो वस्तुएं खरीदता है उसे क्रेता कहा जाता है। तो इस तरह से क्या हो गया, वहां पे दो टाइप्स के लोग हैं। तो क्या हो रहा है कि वह आपस में संपर्क स्थापित कर रहे हैं, और किस लिए स्थापित कर रहे हैं, वस्तुओं को बेचने के लिए, खरीदने के लिए। विक्रेता वस्तु बेच रहा है और क्रेता वस्तु खरीद रहा है। ठीक है ना। तो यह बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको बहुत ही अच्छे से परिभाषित शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए अब हम जो मार्केट्स के अलग अलग प्रकार हैं, इन प्रकारों को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, इन प्रकारों की जो जो विशेषताएं होती है ना, उन्हीं से इनकी परिभाषाएं भी बनती हैं। तो इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम इन प्रकारों की विशेषताओं को अच्छे से समझ लें, ताकि हमारे इनसे जो जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं वह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाए। तो अब हम इस क्रम के अंदर सबको एक एक करके समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना। तो आप भी, और सभी के अंदर क्या है, देखो इसके ना मुख्य कुछ आधार होते हैं अंतर के। ठीक है ना, हमने यहाँ पे अंतर के आधार भी लिए हुए हैं। अंतर का आधार क्या है, देखो सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है, लेकिन वो विशेषताएं क्या होती है, कुछ महत्वपूर्ण आधारों पर ही वह विशेषताएं हमेशा गिनी जाती है। तो हमने वह महत्वपूर्ण आधार ले लिए हैं और उन्हीं आधारों को लेकर के हम इनके विशेषताओं की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। नाम से समझ में आ रहा है, कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है। यानी कि पूरी तरह से क्या हो रहा है, कंपटीशन ही कंपटीशन है। बाजार में जहां जाओ वहीं कंपटीशन ही मिलेगा। यानी कि हर व्यक्ति में, हर विक्रेता के अंदर यह होड़ लगी हुई है कि वह अपनी वस्तुओं को अधिक से अधिक मात्रा में बेचे। तो जाहिर सी बात है, सभी जो विक्रेता होते हैं वह यही चाहते हैं कि उनका सामान ज्यादा बिके, क्योंकि उनका सामान ज्यादा बिकेगा तो क्या होगा, उनके पास धनराशि अधिक आएगी, यानी कि उनके पास आगम अधिक होगा, रिवेन्यू अच्छा आएगा। जब रिवेन्यू अच्छा आएगा तो उसके बाद क्या होगा कि उनको लाभ भी अच्छा प्राप्त होगा। तो लाभ अर्जित करना सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि उनको लाभ प्राप्त हो। तो ये टर्म यहाँ पर है। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन हम तो यह समझ लिया। अब देखते हैं क्रेता विक्रेता कैसे होते हैं। देखो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कौन सा होता है, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं। देखो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह होता है, जैसे कि हमारे जो साप्ताहिक बाजार होते हैं, जो हमारे रेगुलर मार्केट्स होती है ना, वह हमारी
होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। यानी कि वहां पे क्या होता है, वहां पे एक ही वस्तु बहुत सारी दुकानों पे ही मिलती है, ठीक है। और वहीं क्या होता है कि एक ही तरह की वस्तुएं जो होती हैं बहुत सारी दुकानों में मिलती है। साथ ही जो बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं, खरीदार होते हैं, वह अलग अलग दुकानों पर जा जाके वस्तुओं को देखते हैं, खरीदते हैं। उनको पता होता है कि यहाँ कौन सी वस्तु कहाँ मिलेगी। बाजार के अंदर क्या होता है, समान वस्तुएं बिकती है और समान कीमत पे मिलती है। यानी कि किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, वह जो वस्तु है वह एक ही कीमत पे मिलेगी, उसमें उतार चढ़ाव नहीं मिलेगा, क्योंकि विक्रेता को भी यह पता होता है कि यदि वह कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो खरीदार है, जो क्रेता है, वह किसी और दुकान पे चला जाएगा, कि उसे बाजार की पूरी जानकारी होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार इस प्रकार का ही होता है, जैसे कि हमारा साप्ताहिक बाजार हो गया या हमारे जो रेगुलर मार्केट्स हो गई, उसको हम इस टर्म के अंदर काउंट करते हैं। तो क्रेता और विक्रेता कैसे होते हैं, देखो हम समझ चुके हैं कि क्या होता है कि भाई एक ही तरह की वस्तु बहुत सारे लोग बेचते हैं। तो इससे क्या पता लग गया कि जो बेचने वाले हैं वो बहुत सारे, यानी कि विक्रेता बहुत सारे, ठीक है। लेकिन खरीद जिस तरह से लोग बेचने वाले हैं उसी तरह से लोग खरीदने वाले भी हैं, यानी कि भाई जरूरत तो सबको ही है, तो सामान भी सब खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, क्रेता विक्रेता कैसे होंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों की ही बहुत ज्यादा अधिक संख्या पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं वस्तु को लेकर के। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कैसी वस्तुएं बेची जाती है, समरूप वस्तुएं बेची जाती है। यानी कि जो वस्तुएं होंगी वह दिखने में, रंग रूप आकार में एक ही जैसी होंगी। जब कोई वस्तु रंग रूप आकार में एक जैसी होती है और वह विभिन्न दुकानों पे उपलब्ध भी होती है, तो ऐसी स्थिति में से क्या कहते हैं, हम समरूप वस्तुएं कहते हैं। यानी कि वस्तु कैसी है, एक ही रंग रूप और आकार की वस्तु है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे वो पाई जाती है पूरी मार्केट के अंदर। तो वस्तुओं का प्रकार कैसा होगा, समरूप होगा। कीमत कैसी होगी, समान होगी, ठीक है ना। मैं आपको बता चुका हूं कि बाजार कैसा है भाई, परफेक्ट कंपटीशन है, बहुत ज्यादा होड़ मची है, सब अपना सामान बहुत ज्यादा बेचना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वह नहीं रखेंगे, सभी लोग समान कीमत रखेंगे, ताकि जिसके पास भी कस्टमर जाए वह उससे समान आसानी से खरीद ले, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई कहीं से भी खरीदो यह तो इसी कीमत पे ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो विक्रेता है वह कीमतों को समान रखते हैं, स्थिर रखते हैं। और अगर मान लीजिए स्थिर रख क्यों रहे, देखो मैं आपको बता चुका हूं कि विक्रेता बहुत सारे हैं। तो मान लीजिए अगर कोई ऐसा विक्रेता है जो कहे कि भाई मैं वस्तु को 5 रुपए की जगह 10 रुपए पे बेचूंगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, सभी लोग तो 5 रुपए पे बेच रहे हैं, लेकिन अगर वो अकेला व्यक्ति 10 रुपए में बेचता है, तो क्या कोई व्यक्ति उससे यह वस्तु खरीदना पसंद करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि सबको वस्तु कैसी चाहिए, सस्ती चाहिए। और यह अकेला व्यक्ति क्या कर रहा है, बाकियों से अलग कीमत पे उस वस्तु को बेच रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे यह चीज भी देखी जाती है, कोई अकेला विक्रेता या क्रेता वस्तु की मांग को या उसकी पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। कोई यह सोचे कि मैं सामान बेचूंगा ही नहीं तो किसी के पास पहुंचेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई ऐसा सोचेगा मैं खरीदूंगा ही नहीं तो सामान नहीं बिकेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। इस बाजार के अंदर कोई भी अकेला क्रेता या विक्रेता किसी वस्तु की मांग या पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। अगली बात कर लेते हैं फर्मों का प्रवेश। फर्में क्या होती है, देखो भाई जहाँ पे वस्तु बनाई जाती है और बिक्री होती है, तो उनको फर्म कहा जाता है। फर्मों का प्रवेश कैसा होता है, यहाँ फर्में पूरी तरह स्वतंत्र होती है, यानी कि यहाँ पर कोई भी फर्म चाहे तो वह कभी भी बाजार में प्रवेश कर सकती है। और अगर उसे लगता है कि यहाँ उसको लाभ नहीं हो रहा, उसको हानि उठानी पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या कर सकती है, वह कभी भी अपने बाजार के स्थान को छोड़ सकती है। तो इस बाजार की स्थिति में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्में होती हैं वह अपने प्रवेश के लिए और बाजार छोड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र भी होती हैं, ठीक है। अगली बात समझते हैं गतिशीलता को लेकर के। गतिशीलता का मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो बाजार के कारक होते हैं वह गतिशील हैं या नहीं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर क्या होते हैं, जो कारक होते हैं वह पूरी तरह से गतिशील होते हैं। गतिशील किस प्रकार से होते हैं, हर विक्रेता को यह पता होता है कि बाजार के अंदर कौन सी चीज कहाँ बिकेगी, कहाँ मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, गतिशीलता देखी जा रही है, यानी कि हर विक्रेता को पता है कि जो वस्तु उसको खरीदनी है वह वस्तु बाजार में कहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही साथ हर विक्रेता यह भी बात जानता है कि उसे अपनी वस्तु किस जगह पर बेचनी है जिससे कि उसकी वस्तुएं अधिक बिके। बहुत सारे बाजारों में हम यह देखते हैं कि जो बहुत सारे विक्रेता होते हैं वह रेडी लगाते हैं और वह एक स्थान से दूसरे जगह पर मूवमेंट करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनका एक परमानेंट स्थान तो होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, वो अलग अलग पूरे बाजार में घूमते रहते हैं और अपनी वस्तुएं बेचते रहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वह घूम घूम के ज्यादा वस्तुओं को बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, बाजार में गतिशीलता ज्यादा है। गतिशीलता के मामले में यानी कि सबको पता है कि हाँ कौन सी वस्तु कहाँ मिलेगी, और सबको विक्रेताओं को यह पता है कि कौन सी वस्तु कहाँ बेचना सही रहेगा, यानी कि किसका जो सेपरेट एरिया है वो किधर बनाया हुआ है मार्केट के अंदर। अगली बात समझ लेते हैं विक्रय लागत की। देखो विक्रय लागत का मतलब क्या होता है, विक्रय लागत वह लागत होती है जो वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए खर्च की जाती है। यानी कि
अगर कोई विक्रेता यह चाहता है कि उसकी वस्तु ज्यादा बिके तो ऐसी स्थिति में वह पैसा खर्च करता है। इसके अंदर मुख्य रूप से विज्ञापन को माना जाता है कि हाँ, व्यक्ति अपनी वस्तु को बेचने के लिए विज्ञापन कर रहा है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे रेगुलर मार्केट्स हैं या जो हमारी वीकली मार्केट्स हैं, उनमें क्या होता है, क्या कोई विक्रेता अपनी वस्तु बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है? आप बताइए, नहीं करता। ठीक है ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, विक्रय लागत नहीं पाई जाती, क्योंकि सभी क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी होती है, गतिशीलता होती है। तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं करते हैं। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं कीमत नियंत्रण। तो कीमत नियंत्रण की बात मैं पहले कर चुका, कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकते यहाँ पर। तो उसी प्रकार क्या होता है, जो इस बाजार के विक्रेता हैं वह उनका कीमतों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि कोई भी विक्रेता कभी भी अपनी मर्जी से वस्तुओं की कीमतों को परिवर्तित नहीं कर सकता, उसे बाजार के हिसाब से चलना होता है। वहीं साथ ही कोई भी क्रेता किसी भी वस्तु को अपनी इच्छा की कीमत पर नहीं खरीद सकता। कहीं ना कहीं यह चीजें भी बाजार में नहीं पाई जाती। तो इस बाजार में क्या होता है, कीमत नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। ना ही कोई क्रेता और ना ही कोई विक्रेता किसी वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं व्यापार गुटों की। देखो, व्यापार गुट क्या होता है, कई बाजार ऐसे होते हैं जहां पर कई कंपनीज मिलकर के, कई फर्में मिलकर के किसी वस्तु का उत्पादन करती हैं और बाद में उसे बाजार में बेचती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी इंडिविजुअल हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में व्यापार गुट नहीं पाई जाते। व्यापार गुट हम आगे पढ़ेंगे। कुछ कुछ बाजार ऐसे होते हैं जिनमें व्यापार गुट देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो लेकिन जो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, इसमें व्यापार गुट नहीं पाए जाते, यानी कि जो भी लोग अपनी वस्तुएं बेचते हैं वह इंडिविजुअल होते हैं। अगली बात समझते हैं हम मांग वक्र की। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में मांग वक्र को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जगहों से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मांग वक्र को लेकर के भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो मांग वक्र कैसा बताया गया है, यहाँ पूर्णतः लोचदार बताया गया। देखो, वैसे लोचदार और जो बेलोचदार वाली स्थिति है, इसको जब हम मांग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके अंदर हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे इनके बारे में। तो पूर्णतः लोचदार, देखो लोचदार किसमें देखते हैं हम, मांग के अंदर। यानी कि वस्तु की जो खरीद है वो किस प्रकार से लोच है। लोच सबसे ज्यादा किसमें होती है, लोच हम हमेशा देखते हैं कि रबर बैंड हो गया, इलास्टिक हो गया, इनके अंदर लोचशीलता ज्यादा होती है, यानी कि मूवमेंट, खिंचाव अच्छा कर सकते हैं अपने आप में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग कैसी होती है, लोचदार होती है। लोचदार का मतलब क्या होता है, मैं आपको यह बता देता हूँ डाइस से, ग्राफ से थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी। तो पूर्ण से लोचदार मांग होने का मतलब यह है कि कीमतों में परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन उसकी मांग उसी समान कीमत पर ही बढ़ती घटती रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक निश्चित कीमत पर ही वस्तु की मांग घटती बढ़ती रहती है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहा जाता है पूर्णतः लोचदार स्थिति। यानी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद की वस्तु की मांग जो है वह घट बढ़ रही है। यह हमेशा हम अपने जो बाजार होती है हमारी, उसके अंदर हम देखते हैं। ठीक है ना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह स्थिति देखी जाती है। तो हमने क्या करा, हमने अब तक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। यह सभी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की सभी महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे की ओर रुख करते हैं। अब हम समझते हैं एकाधिकार बाजार को। ठीक है, अंतर के आधार अभी भी सेम रहेंगे, चारों टर्म्स के अंदर चारों बाजारों में अंतर के आधार सेम रहेंगे, लेकिन क्या होगा, सभी की जो प्रकृति है, सभी की विशेषताएं वो अलग अलग है। तो इस हिसाब से हम उनको भी धीरे धीरे समझते हैं। तो एकाधिकार बाजार को समझते हैं। देखो, नाम से पता लग रहा है कैसा अधिकार है इसके अंदर, एक अधिकार है। एक अधिकार मतलब कि एक ही फर्म होगी, वह ही पूरे बाजार को रेगुलेट करेगी अपने हिसाब से। तो फर्म कितनी है यहाँ पे, केवल एक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्रेता और विक्रेता को कितनी संख्या है, केवल एक ही विक्रेता है। और किसी भी वस्तु के जो क्रेता होते हैं वह तो हमेशा ही अनेक होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना। तो अधिकार किसका है, सिर्फ एक फर्म का है पूरी मार्केट के ऊपर। तो इसलिए इस बाजार को क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कि अगर कभी भी किसी बाजार के अंदर किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, तो उस स्थिति में उस बाजार को एकाधिकार बाजार कहा जाता है। अब इसके थोड़ी जो विशेषताएं को समझ लेते हैं। तो हम ये जान चुके हैं कि विक्रेता कितना है, केवल एक ही विक्रेता है, लेकिन क्रेता बहुत सारे हैं। ठीक है। दूसरी बात समझते हैं, वस्तु किस प्रकार की होती है। देखो, पहले एग्जांपल समझ लो। उसका एग्जांपल क्या होता है, एकाधिकार बाजार का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वह भारतीय रेलवे है, यानी कि इंडियन रेलवे। ठीक है।
अब इंडियन रेलवे किस प्रकार की है समझिए। इंडियन रेलवे में देखो ट्रेन तो होती है, हमें क्या पता है वस्तु क्या है, ट्रेन है सिर्फ। लेकिन ट्रेन में फर्क क्या होता है, ट्रेन में बहुत सारे फर्क होते हैं। देखो उसके अंदर बहुत सारे कोचेस का फर्क होता है, ठीक है ना, फैसिलिटीज का फर्क होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ट्रेन जो यह डिपार्टमेंट है रेलवे वाले, यह क्या करता है, यह रेलवे डिपार्टमेंट वस्तुओं को अलग अलग प्रकार से बेचता है। किस आधार पर बेचता है, कीमत के आधार पर। आप जिस प्रकार की कीमत अदा करेंगे आपको उस प्रकार की सुविधाएं रेलवे के द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। इस प्रकार की चीजें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे हम यह समझते हैं वस्तुओं के बारे में। तो एकाधिकार बाजार की वस्तु कैसी होती है, एकाधिकार बाजार में समरूप वस्तुएं भी होती हैं और विभेदीकृत वस्तु भी होती है। यानी कि समरूप कैसे है, समरूप इस प्रकार से कि क्या है, सिर्फ ट्रेन ही ट्रेन है, ठीक है ना। रेलवे का एग्जाम्पल समझते हैं हम। तो एकाधिकार में क्या है, समरूप कैसे, सिर्फ ट्रेन ही ट्रेन है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सेम कीमत अदा करेगा तो उसको समान चीजें दी जाएंगी, लेकिन जहां वह व्यक्ति कीमतों में फेरबदल कर देगा वहां वस्तु कैसी हो जाएंगी, विभेदीकृत वस्तु हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस बाजार के लिए यह कहा जाता है कि कीमत के अनुसार वस्तु को, व्यक्ति को सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, उसको वस्तुएं दी जाती है, वस्तु या सेवा जिसको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। तो वस्तु कैसी हो रही है, समरूप भी है, विभेदीकृत भी है। किस पर निर्भर कर रही है, कीमत पर निर्भर कर रही है। तो इस बाजार में, इस बाजार के अंदर कीमत कैसी होगी, देखो कीमत भी प्रकृति के अनुसार है। वह कैसे, अगर समरूप वस्तुएं लेंगे तो समरूप ही कीमत देनी, समान कीमत देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी वस्तुओं में बदल रहे हैं, यानी कि आप सेवाएं परिवर्तित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कीमत में भी परिवर्तन होगा ही। जैसे कि हम जानते हैं रेलवे के अंदर हम नॉर्मल बात करें, सभी ट्रेन में किस प्रकार का डिवीजन होता है, जो डिवीजन होता है उनके अंदर एक जो होता है सिटिंग क्लास, ठीक है, एक स्लीपर क्लास होता है, फिर 3 टायर होते हैं, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर एंड थर्ड एसी टायर, ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखें तो एक जनरल डब्बा होता है। तो आप जिस प्रकार की फैसिलिटी लेना चाहेंगे आपको उस हिसाब से ही पे करना होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कीमतों के हिसाब से वस्तु की प्रकृति है उसके अंदर फेरबदल होता रहता है, ठीक है ना। अगली बात करते हैं फर्मों के प्रवेश की। मैं आपको यह बता चुका हूँ बाजार कैसा है, एक अधिकार है, यानी कि अधिकार कितने लोगों का है, केवल एक का अधिकार है। तो क्या पता है आपको फर्मों का प्रवेश कैसा होगा, क्या इस बाजार के अंदर फर्में प्रवेश कर सकती हैं या नहीं कर सकती, बताइए। देखो एक अधिकार यानी कि एक का ही अधिकार रहेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फर्म इस बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती, यानी कि बाहरी फर्मों का प्रवेश वर्जित है। जैसे कि मान लीजिए भारत में क्या चल रही है, भारतीय रेल का डिपार्टमेंट चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी दूसरी फर्म आकर के यह नहीं कर सकती कि हाँ हम अपनी पटरी लगा लेते हैं और इस पर हम अपनी ट्रेन चलाएंगे, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो अधिकार किसका रहेगा, केवल एक का ही अधिकार रहेगा, ठीक है ना। हमारे पास पूरे बाजार के अंदर एक ही फर्म होगी, ठीक। अगली बात समझते हैं बाजार के ज्ञान को लेकर के। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था कि उपभोक्ताओं को, मतलब क्रेता और विक्रेताओं दोनों को ही बाजार का पूर्ण ज्ञान हुआ करता था। लेकिन हम यहाँ समझते हैं यहाँ पर क्या है, अपूर्ण ज्ञान है। अपूर्ण ज्ञान है, सार्थक सी बात है, बहुत ज्यादा वाजिब है अपने आप में। देखो रेल है इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे के बारे में सभी को ही पूरी जानकारी तो होती नहीं है। तो क्या हो रहा है कि जो क्रेता हैं, जो क्रेता हैं यानी जो खरीदार हैं, वह क्रेता क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उनको बाजार का ज्ञान है ही नहीं। यानी कि उनको पूरी तरह से यही नहीं पता कि जिस जगह पर वह जाना चाहते हैं उस जगह पर जाने के लिए टोटल ट्रेन है कितनी, सभी ट्रेन का फेयर कितना है, किस स्तर पे यानी कि किस फैसिलिटीज के लिए कितना फेयर लिया जा रहा है, टोटल समय कितना लगेगा, वगैरह वगैरह। यह सभी चीजों का क्रेताओं को पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता। अगर हम वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो यह सभी चीजें आजकल इंटरनेट के माध्यम से तो उपलब्ध है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इन सभी चीजों से अनजान हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि जो क्रेता होते हैं उन क्रेताओं को क्या होता है, बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है, यानी कि पूरा ज्ञान नहीं होता। अगली बात कर लेते हैं गतिशीलता की। गतिशीलता का पूर्ण कैसी है, अपूर्ण है। इसके अंदर गतिशीलता मैंने बताया था कि भाई पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, गतिशीलता होती है। यानी कि विक्रेता जो है वह कहीं भी जाकर अपना सामान बेच सकता है और क्रेता कहीं से भी अपना सामान खरीद सकता है। क्या यह एकाधिकार बाजार में संभव है, क्या यह इंडियन रेलवे के मामले में संभव है, बिल्कुल नहीं। तो जब यह संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एकाधिकार बाजार के अंदर जो गतिशीलता है वह गतिशीलता अपूर्ण पाई जाएगी, यानी कि गतिशीलता होगी ही नहीं बाजार में, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं विक्रय लागत की। विक्रय लागत मैंने बताई थी कि वह लागत होती है जो किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए की जाती है। यानी कि अगर हम कभी अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करेंगे तो उसे हम विक्रय लागत कहेंगे। तो क्या कभी इंडियन रेलवे इस प्रकार को काम करती है, क्या कभी इंडियन रेलवे एडवर्टाइजमेंट करती है जिससे कि उसके ग्राहक बढ़े, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है इंडियन रेलवे को पता है कि मेरा सब्स्टिट्यूट ही नहीं है भाई, प्रतिस्थापन कर ही नहीं सकते मेरी जगह पे किसी को। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में
विक्रय लागत वह लगाएगा ही नहीं। उसको पता है कि हाँ जिस व्यक्ति को ट्रेन से ट्रैवल करना है वह ट्रेन से ही ट्रैवल करेगा। वैसे भारतीय रेलवे के मामले में कहा जाता है कि बहुत कम फेयर के अंदर बहुत अच्छी सुविधाएं, मतलब कि ट्रैवल है कम टाइम के अंदर लंबी दूरी का ट्रैवल बहुत अच्छे से संभव है। तो इसका सब्स्टिट्यूट मुझे नहीं लगता कहीं भी संभव है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फ्लाइट का प्रयोग भी करना चाहेगा तो उसमें फेयर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग इसलिए ट्रेन को ही प्रेफर करते हैं। अगली बात समझते हैं कीमत नियंत्रण की। तो देखो भाई, कीमत को नियंत्रित यहाँ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बाजार में फर्म कितनी है? केवल एक ही फर्म है, सारी सुविधाएं एक ही फर्म दे रही है। तो ऐसी स्थिति में उसका पूरा का पूरा अधिकार होता है कि वह अपनी वस्तु को किसी भी कीमत पे बेच सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, कीमत पे नियंत्रण कैसा है? पूर्ण नियंत्रण है। अगर कल को अगर इंडियन रेलवे यह कह दे कि दिल्ली से इलाहाबाद जाने के लिए, जो आज प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज जाने के लिए किराया जो है वह किराया 3,000 रुपए है या 3,500 रुपए, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? कुछ नहीं किया जाएगा। यदि रेलवे ने कह दिया है और जिस व्यक्ति को जाना है वह व्यक्ति उस फेयर को देकर के भी जाएगा ही जाएगा। अगर रेलवे फेयर कम कर देती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जाना ही है, और फेयर को बढ़ा देगी तो भी जाना ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एकाधिकार बाजार के अंदर पूरे बाजार में जो वस्तु की कीमत है उस पर फर्म का पूरी तरह से नियंत्रण बना रहता है। अगली बात समझते हैं व्यापार गुट की। व्यापार गुट में क्या होता है, कई फर्में मिलकर के काम करती हैं। तो यहाँ पर क्या है, सारा काम एक ही फर्म का है, एक ही फर्म में सब चीजें नियंत्रित कर रही हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार का व्यापार गुट नहीं होता। यहाँ जो काम होता है वह सभी एक ही फर्म के द्वारा खुद ही कर लिए जाते हैं, ठीक है। अगली बात है इसके मांग वक्र की, ठीक है। तो इसका मांग वक्र भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मांग वक्र कैसा है इसका? कम लोचदार है, ठीक है। हम लोच किसकी देख रहे हैं? हम देख रहे हैं लोच मांग के अंदर, ठीक है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना, लोच हमेशा मांग की होती है, कभी भी कीमत को बीच में नहीं लाया जाएगा, ठीक है। कम लोचदार का मतलब क्या होता है? कम लोचदार का मतलब यह है कि जितना परिवर्तन वस्तु की कीमत में हो रहा है उतना ही प्रतिशत में परिवर्तन या उतना ही परिवर्तन वस्तु की मांग में नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि अगर वस्तु की कीमत जितनी बढ़ी है उतना ही वस्तु की मांग नहीं बढ़ी, या वस्तु की कीमत जितनी घटी है उतना ही वस्तु की मांग नहीं घटी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं? कम लोचदार कहते हैं। अगर यह बराबर हो जाता है तो उसे बराबर लोचदार कहते हैं। और यदि कीमत बढ़ने से ज्यादा मांग परिवर्तित हो जाती है, यानी कि कीमत ज्यादा परिवर्तित हो गई और मांग उससे कम परिवर्तित हुई तो कम लोचदार, और कीमत ज्यादा परिवर्तित होने से मांग ज्यादा परिवर्तित हो गई, ठीक है ना, तो ऐसी स्थितियों को अधिक लोचदार कहते हैं, ठीक है। वैसे तो खैर मैंने एरो सीधे बनाए हैं, लेकिन आपको यह बता देता हूँ कि हमेशा वस्तु की मांग में और कीमत में ऑपोजिट संबंध होता है। यानी कि अगर वस्तु की प्राइस बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में वस्तु की मांग जो है वह घट जाएगी, और यदि वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी स्थिति में वस्तु की मांग बढ़ती है। यह मांग का एक सामान्य नियम होता है। बाकी इसके जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, वह हम मांग के चैप्टर पढ़ते समय समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी यह समझ लीजिए कि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना परिवर्तन वस्तु की मांग में नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसका क्या कहते हैं? कम लोचदार कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो डायग्राम होता है, यह डायग्राम यहाँ तो हमने इस प्रकार का बनाया था, क्या हो रहा था, कीमत स्थिर थी और उसी कीमत पे मांग परिवर्तित हो रही थी। यहाँ पे क्या है, कम लोचदार वाली स्थिति है। तो कम लोचदार में हम देखते हैं कि वस्तु की जो कीमत है उस कीमत में कुछ खास परिवर्तन नहीं होता, फिर भी मतलब उसकी जो कीमत परिवर्तित हो रही है और उसकी कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में मांग में होने वाला जो परिवर्तन है वह कम है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा प्राइस ही होता है, क्वांटिटी होती है। अगर वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन कम है तो वह कम लोचदार, और वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से मांग में होने वाला परिवर्तन अधिक है तो उस स्थिति को कहते हैं अधिक लोचदार। यह कंडीशन हमारी यहाँ पर लागू होगी अभी, ठीक है ना। तो यह महत्वपूर्ण बात थी जो एकाधिकार बाजार को लेकर के थी। चलिए अपना रुका अगले और टॉपिक पे कर लेते हैं। अगला टॉपिक है एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो क्या है यहाँ पे? एकाधिकारी प्रतियोगिता है, अधिकारियों की प्रतियोगिता। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो विक्रेता होते हैं वह अधिक पाए जाते हैं और क्रेता बहुत ज्यादा अधिक होते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अब एक वस्तु की कई सारी फर्में होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, वस्तु भी एक, फर्म भी एक, सब चीज एक थी। यहाँ पे क्या होगा, एक तरह की वस्तु अब कई फर्में बनाएगी, ठीक है ना। अंतर का आधार वही रहेगा। समझते हैं क्या होता है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, क्रेता विक्रेता कैसे होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि क्रेता भी अधिक होंगे, विक्रेता भी अधिक होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अधिक नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। इसके अंदर जो हम एग्जांपल लेते हैं, या एग्जांपल हम ले सकते हैं मोटरसाइकिल की, जो हमारी कंपनीज हैं, या टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनीज हैं। यानी कि वस्तु, यानी कि फर्म क्या करेंगी, फर्म एक ही तरह की वस्तु बनाएंगे, यानी कि वस्तुएं वही बना रही हैं जो समान तरह से काम है। यानी टूथपेस्ट है,
एक ही काम में काम आता है, सोप है एक ही काम में काम आता है, बाइक्स हैं ट्रैवल के लिए सिंगल काम आती हैं, सब टू व्हीलर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फर्में हैं वो क्या करेंगी, एक ही तरह की वस्तुएं कई फर्में बनाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेता कैसे होंगे, अधिक होंगे, और विक्रेता भी अधिक होंगे, दोनों ही अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है, वस्तुएं कैसी होंगी, देखो यहाँ मुख्य बात जो होती है वस्तु को लेकर के होती है। अब एक तरह की वस्तुएं क्या हो रहा है, बहुत सारी फर्में बना रही हैं। जब एक तरह की वस्तुएं बहुत सारी फर्में बना रही हैं तो क्या करेंगी, वो वह अपनी वस्तुओं में विभेद लाएंगी। विभेद मतलब क्या है, वह अपनी वस्तुओं को किसी न किसी प्रकार से बदल देंगी। वह चाहे हो सकता है कि रंग में बदल दें, रूप में बदल दें, आकार में बदल दें, किसी भी तरह से बदलेंगी, पर बदलेंगी जरूर, ताकि वह दिखा सके कि उनकी वस्तु जो है वह दूसरी कंपनी से, दूसरी फर्म से अलग है। तो एकाधिकारी प्रतियों की तुलना में क्या होता है, वस्तु का विभेद पाया जाता है। इसके साथ क्या होता है, कीमत विभेद भी पाया जाता है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक कंपनी जिस दाम पे एक मोटरसाइकिल बेच रही है, दूसरी कंपनी उसी दाम पर दूसरी मोटरसाइकिल बेच रही है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग कंपनियां एक तरह की वस्तु तो बनाती हैं, लेकिन उनमें जिस प्रकार से वस्तु विभेद पाया जाता है, उनमें उसी प्रकार से कीमत विभेद भी होता है। सभी में जो कीमतें हैं, किसी में 2000, किसी में 4000, किसी में 5000, प्लस माइनस अप डाउन जरूर मिलती है। ठीक है, अगली बात समझ लेते हैं हम फर्मों के प्रवेश को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर क्या था, फर्मों का प्रवेश बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित था, यहाँ पर कोई भी आ जा सकता था। यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल अलग है, यहाँ पर क्या है, निरपेक्ष स्वतंत्रता है। यानी कि फर्मों का प्रवेश हो तो सकता है, लेकिन कुछ कुछ बाध्यताएं हैं। ठीक है ना, कॉपीराइट लेना पड़ता है, लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं। तो जिस प्रकार का आप काम कर रहे हैं, आपको उसके लिए कुछ शर्तें जो है वह शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप बाजार में आ सकते हैं। तो कुछ बाध्यताओं के बाद, कुछ बाध्यताओं को पार करने के बाद कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी फर्म बाजार में प्रवेश कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्मों का प्रवेश ना तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है और ना ही पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगली बात समझ लेते हैं बाजार के ज्ञान को लेकर के। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो बाजार का ज्ञान होता है वह अपूर्ण होता है, यानी कि हर व्यक्ति को सारी जानकारियां नहीं होती हैं अपनी वस्तु के बारे में। साथ ही उसको यह भी नहीं पता होता कि उसकी वस्तु कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से उपलब्ध रहेगी। ठीक है ना, जैसे कि हम मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सारे लोगों को तो शोरूम का ही नहीं पता होता, साथ ही बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि इसकी खास फीचर्स क्या क्या है, या बहुत सारे लोगों को उसका प्राइस का ज्ञान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो क्रेता है उसको वस्तुओं का ज्ञान जो है वह अपूर्ण रहता है इस बाजार के अंदर। ठीक है, तो इस बाजार में वस्तुओं को लेकर के अपूर्ण ज्ञान पाया जाता है। गतिशीलता को लेने तो गतिशीलता भी अपूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी विक्रेता कहीं भी ले जाकर अपना सामान बेच दे, या कोई भी क्रेता कहीं से भी सामान खरीद ले, ऐसा भी इस बाजार के अंदर संभव नहीं है। विक्रय लागत, देखो यह ऐसा बाजार है इसके अंदर विक्रय लागत बहुत ज्यादा अधिक पाई जाती है। यानी कि यहाँ एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो फर्में होती हैं वह अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, और इनके एडवर्टाइजमेंट तो खैर हम लोग अमूमन देखते ही रहते हैं। अगली बात समझते हैं कीमत नियंत्रण। तो यहाँ कीमतों के ऊपर क्या होता है, एक आंशिक नियंत्रण होता है, यानी कि बहुत ज्यादा नियंत्रण इसके अंदर नहीं होता। ठीक है ना, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ खास फीचर्स दे करके या कुछ कलर वगैरह बदल करके जो फर्में हैं वह वस्तु की कीमत को थोड़ा बहुत तो नियंत्रित कर सकती हैं, यहाँ पर यह संभव होता है। अगली बात व्यापार गुट की है। तो देखो व्यापार गुट इस बाजार के अंदर पाए जाते हैं। देखो इस बाजार में क्या होता है कि कोई भी फर्म एक वस्तु पूरी तरह से नहीं तैयार कर सकती। जैसे कि हम बाइक्स का एग्जांपल ले रहे हैं लगातार, तो देखो क्या होता है कि बाइक को जिस कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है उसके टायर किसी और कंपनी के होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा क्या होता है कि जो वस्तुएं होती हैं वह कई फर्मों की चीजें लेकर के फिर तैयार की जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार गुट यहाँ पर उपलब्ध होता है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं मांग वक्र को लेकर के। तो मांग वक्र अब तक हम दो जगह समझ चुके हैं। यहाँ का जो मांग वक्र है यह अधिक लोचदार है। अधिक लोचदार मैं समझा चुका था। अधिक लोचदार में क्या होता है कि वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से उसकी मांग में होने वाला परिवर्तन अधिक होगा, तो इसे अधिक लोचदार स्थिति कही जाती है। ठीक है, अगर डायग्राम के हिसाब से हम समझे तो यहाँ पर इसके डायग्राम में हम कुछ इस प्रकार का डायग्राम देखते हैं, यानी कि यहाँ कुछ इस प्रकार की स्थिति होगी, यानी कि वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से मांग में होने वाला परिवर्तन यहाँ अधिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मांग वक्र है वह एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में देखने को मिलता है। चलिए इसी के साथ अब हमारे जो लास्ट टॉपिक रह गया अल्पाधिकार बाजार, इसको भी समझ लेते हैं। अल्पाधिकार बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार बहुत सारे मामलों में समान होता है। ठीक है, तो अब समझते हैं अल्पाधिकार क्या होता है। देखो अल्पाधिकार से हमें यह समझ में आ रहा होगा कि जो अधिकार है वह दिया तो जा रहा है लोगों को, लेकिन कम लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो वस्तु बनती है उस वस्तु को बेचने के लिए कुछ ही बड़े विक्रेता होते हैं।
यानी कि जो वस्तु तैयार हो रही है उसको बेचने के लिए कुछ ही बड़े विक्रेता हैं, ठीक है, जो इस वस्तु को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे बेचते हैं। जैसे कि कार्स जो हैं, इन कार्स को क्या होता है, कार्स कहीं भी बन रही हो लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे वह बेची जाती है, ठीक है। मुख्य एग्जांपल इसमें कार का लिया था। तो अल्पाधिकार है, यानी कि जो अधिकार है वह कम लोगों को दिया गया, लेकिन फिर भी वस्तुएं बिक रही हैं, ठीक है। तो विक्रेता यहाँ कम है। वस्तु देख लेते हैं। देखो जाहिर सी बात है, हम कारों की बात कर रहे हैं तो वस्तु कैसी होगी, विभेद पाई जाएगी। हम हमेशा देखते हैं सड़कों में, अपने गली मोहल्ले में, सब जगह पर हम यह देखते हैं कि जो एक कार है वह दूसरी कार से हमेशा अलग होती है। वह अलग किसी प्रकार से हो सकती है, वह रंग में हो, रूप में हो या आकार में हो, किसी भी तरह से वह अलग जरूर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, वस्तु विभेद पाया जाएगा। वस्तु विभेद है तो क्या पाया जाएगा, कीमत विभेद भी जरूर पाया जाएगा। यानी कि जहां एक और वस्तु को क्या कर रहे हैं, किसी विभिन्न आधारों पे अलग बनाया जा रहा है एक दूसरे से, तो जब अलग कर रहे हैं तो क्या होगा, हो सकता है उसका प्राइस कम भी हो सकता है उसका प्राइस ज्यादा भी हो। तो यहाँ पर वस्तु विभेद के साथ साथ कीमत विभेद भी पाया जाएगा, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं कि फर्म यहाँ पर प्रवेश कर सकती है या नहीं कर सकती। तो देखो प्रवेश तो कर सकती है, लेकिन कुछ बाधाओं के साथ ही प्रवेश करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। कुछ बाधाएं होती हैं, जैसे कि कॉपीराइट होता है, ठीक है, इनमें परमिट चलता है, लाइसेंस चलता है, तो उस प्रकार की कुछ बाधाएं होती हैं जो फर्म को फेस करनी पड़ती है। लेकिन फर्म जो है वह उन बाधाओं को पार करने के बाद बाजार में प्रवेश कर सकती है। अगली बात कर लेते हैं बाजार को ज्ञान को लेकर के। तो देखो जिस प्रकार से यहाँ पर भी अपूर्ण ज्ञान था, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में, यहाँ पर भी क्रेता को वस्तु का अपूर्ण ज्ञान होता है। यानी कि सबको पूरी तरह से गाड़ियों की नॉलेज नहीं होती, उनको या तो माइलेज का नहीं पता होता, इंजन का नहीं पता होता, पार्ट्स का नहीं पता होता है, प्राइस का नहीं पता होता। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि शोरूम हमारे एरिया में कौन कौन से हैं, किस किस के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो क्रेता है उसको अपने बाजार का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए बाजार का ज्ञान कैसा है, अपूर्ण ज्ञान है, ठीक है। गतिशीलता कैसे, गतिशीलता भी अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है, मैं आपको बता चुका हूं कि गतिशीलता वहां ज्यादा होगी जहां पर विक्रेता कहीं भी जाकर के सामान बेच सकता है, क्रेता कहीं से भी सामान खरीद सकता है। ऐसा इस बाजार में बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो गतिशीलता कैसी है, अपूर्ण है। विक्रय लागत कैसी पाई जाएगी, विक्रय लागत यहाँ पर बहुत ज्यादा अधिक पाई जाती है। हम देखते हैं भाई कार्स वगैरह के जो एडवर्टाइजमेंट है वह लगातार आते रहते हैं, तो यहाँ पर जो विक्रेता है वह अपनी वस्तुओं को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाते हैं दूसरे से, और कोशिश करते हैं कि उनकी जो बिक्री है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो इसलिए इसमें विक्रय लागत बहुत ज्यादा अधिक पाई जाती है। अगली बात करते हैं कीमत नियंत्रण को लेकर। तो कीमत नियंत्रण इसके अंदर भी आंशिक रूप से ही पाई जाती है, यानी कि कुछ आधारों पर वस्तुओं की कीमतों में भेद पाया जा सकता है। वह किसी भी आधार पर कंपनी बता सकती है उसके बारे में कि हमने किस आधार पर इसकी कीमत ज्यादा रखी है, किस आधार पर कीमत कम की है, ठीक है। अगली बात है व्यापार गुट को लेकर के। तो यहाँ भी क्या है, जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वह कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अकेले एक कंपनी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर भी कुछ मिली जुली फर्म्स होती हैं जो वस्तु का निर्माण करती है। आखिरी बात होगा इसके मांग वक्र को लेकर के। तो इसका मांग वक्र कैसा है, इसका मांग वक्र निर्धारित नहीं है, कभी भी आज तक इसका मांग वक्र निर्धारित नहीं हो पाता है, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी चीज है। इसकी यह एक कहीं ना कहीं थोड़ी प्रतिष्ठा के अंदर भी आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कीमत परिवर्तित होगी तो उसकी मांग भी अचानक से परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा होती है। कीमत परिवर्तित होती भी है तो थोड़ी बहुत ही परिवर्तित होती है, जो इसकी मांग को प्रभावित नहीं करती है ज्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो मांग वक्र है वह निर्धारित नहीं है। तो आज की इस इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर हमने बाजार को बहुत अच्छे से समझा, और साथ ही साथ बाजार के जो प्रकार हैं उन सभी को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। यह टॉपिक सभी लेवल के लिए पूरी तरह से इनफ है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, अच्छे से चीज समझी है, तो आप अच्छे से सवालों को, प्रश्नों को हल कर लेंगे, यह मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियोस लगातार आप लोगों के लिए आती रहती हैं और आगे भी आती रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।